अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग एफएससी पार्ट 1 के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ क्रोमेटोग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Chromatography, the word chromatography, it comes from the Greek word chromatos. Its meaning is color writing. ठीक है, it's a general introduction. इसके बाद हम लोग देखें chromatography होती क्या है। Chromatography is a method used primarily for the separation of such sample of a mixture. कोई भी mixture है उसके अंदर different components होंगे, उन components की separation के लिए हम लोग chromatography का use करते हैं। Basically इसमें होता क्या है कि distribution होती है of solute की between two phases. ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट ऑफ इंटरेस्ट कह लें कि जिसको हमने को सेपरेट करना है, वो जो सोल्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन टू फेजेस। अब वो जो दो फेजेस हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि दो फेजेस कौन सी होती हैं। द फर्स्ट वन इज द मोबाइल फेज एंड सेकंड वन इज द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या होती है? वो फेज जो मूव नहीं करती, दिस फेज इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। और मोबाइल फेज वो फेज होती है, वो सॉल्वेंट होता है जो मूव करता है ओवर द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता। अब ये जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज हैं इनके डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट। अब मोबाइल फेज वो फेज है, मैंने बताया कि मोबाइल फेज वो फेज है जो फेज मूव करती है। अब जो मूव करती है द मोबाइल फेज, इट कैन बी अ लिक्विड एंड इट कैन बी अ गैस। उसके अलावा जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज जो मूव नहीं करती, इसमें भी ये भी डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। स्टेशनरी फेज इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड। अब इनके डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करना, इसकी बेस पे जो क्रोमेटोग्राफी है उसके डिफरेंट टाइप्स है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि मोबाइल फेज अगर लिक्विड है या स्टेशनरी फेज अगर लिक्विड है या सॉलिड है तो वो उस क्रोमेटोग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी, इन क्रोमेटोग्राफी substances are separated due to their relative affinities for the stationary and mobile phase. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सोल्यूट है या सब्सटेंस है इसको हम लोगों ने सेपरेट करना है, उसकी जो रिलेटिव एफिनिटी है विद द स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, उसकी बेस पे इनकी सेपरेशन होती है। इसका मतलब है कि मैंने बताया कि मोबाइल फेज मूव करती है और स्टेशनरी फेज जो मूव नहीं करती। अब जो हमारा सब्सटेंस है जिसको सेपरेट करना है हमने, जिसको अगर उसकी जो एफिनिटी है वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो उसके साथ ज़्यादा देर स्टे करेगा या उसके साथ रहेगा। जबकि जो मोबाइल फेज के अगर तो हमारे सब्सटेंस की या कंपोनेंट की जो एफिनिटी है मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली मोबाइल फेज के साथ मूव करता हुआ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, आगे है जी ये इसको हम लोग, ये जो एफिनिटी है उसकी रिलेटिव एफिनिटी, द सब्सटेंस इज सेपरेटेड ड्यू टू द रिलेटिव एफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी मोबाइल फेज, इसको हम लोग गवर्न करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ठीक है, केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन स्टेशनरी फेज। इनकी रेशियो जो है इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। अब हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, या तो हमारे पास जो वैल्यू है के की वो स्मॉल आएगी या तो लार्ज आएगी। अब ये देखते हैं कि कब जो है वो के की वैल्यू स्मॉल आती है, कब के की वैल्यू लार्ज आती है। के की वैल्यू स्मॉल तब आएगी जब हमारे पास ये हम रेशियो देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू जब ज़्यादा होती है तब हमारे पास रेशियो है वो कम आती है, लाइक वैल्यू कम आती है। सो वो वाले कंपोनेंट्स जिनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है उसमें उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली ये न्यूमरेटर जो है उसमें छोटी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास के की वैल्यू जो है ना वो स्मॉल आएगी। दूसरा देखते हैं कि लार्ज वैल्यू ऑफ के की वैल्यू लार्ज कब आती है? जब हमारे पास न्यूमरेटर मतलब जो मोबाइल फेज है उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हमारे कंपोनेंट्स की और स्टेशनरी फेज के अंदर कंसंट्रेशन कम होगी। सो दैट लीड्स टू द लार्ज वैल्यू ऑफ के। ठीक है, आगे चलते हैं जी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की तरफ। मैंने बताया था कि क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द डिपेंड ऑन द फेज ऑन विच मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज एग्जिस्ट। दो तरह की हम लोग एफएससी आपके इस चैप्टर के जो टॉपिक है इसमें जनरली हम लोग सिर्फ दो जो है वो टाइप्स डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। द फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड द सेकंड वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें हमारी जो स्टेशनरी फेज है
मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिसमें हमारी स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होती है। When our stationary phase is solid, that chromatography will be called adsorption chromatography। ठीक है, हमारा जो सोल्यूट है वो फिर उस सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो इसको इसलिए हम लोग इसको एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अनदर टाइप इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वो क्रोमेटोग्राफी होती है जिसके अंदर स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड होती है। ठीक है, ठीक है, ये टाइप्स हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं जी पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरफ। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसको हम लोग देखते हैं कि हाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसका हम लोग जनरल ऑपरेटर्स देखें तो इसमें जो है ना वो पेपर को या फिल्टर पेपर को हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट्स को जिनको हमने सेपरेट करना है, उनको स्पॉट लगाते हैं हम लोग फिल्टर के पेपर के ऊपर। मतलब हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोग फिल्टर पेपर को यूज़ कर रहे हैं एज अ जो है वो स्टेशनरी फेज। अब जो पेपर है इट्स अ सॉलिड, तो इसको तो हमें एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो एक्चुअली जो स्टेशनरी फेज होती है, दिस इज नॉट द पेपर, वो होता है वाटर। क्योंकि हमारा जो वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है तो उसके अंदर जो या उसके सेलुलोज के अंदर जो वाटर ट्रैप हुआ होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो इसके अंदर ट्रैप हुए होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो एक्ट करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज। सो अगेन लिक्विड है स्टेशनरी फेज, तो दैट क्रोमेटोग्राफी विल बी कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी, सॉरी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ना वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आती है। इसको करने के जो है ना वो 3 कॉमन वेज है। एक होता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग, एंड द थर्ड वन इज रेडियल। असेंडिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो फिल्टर पेपर हम लोग यूज करते हैं उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना हमारे कंपोनेंट्स मूव करते हैं। ठीक है, ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हो गई। दूसरी है डिसेंडिंग, जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ हमारे जो कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोगों ने सेपरेट करना होता है वो मूव करते हैं। द थर्ड वन इज अ रेडियल। रेडियल में क्या होता है कि हम लोग सर्कुलर फॉर्म में फिल्टर पेपर लेते हैं, उसके सेंटर में जो है ना हम लोग एक विक लगाते हैं। अब उस विक के थ्रू जब सॉल्वेंट मूव करता है तो वो हमारे कंपोनेंट्स को इस तरह सर्कुलर वे में जो है ना वो मूव करवाता है। ठीक है, तो फिर जो है इसलिए द थर्ड वन इज द रेडियल और सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये 3 कॉमन वेज हैं टू कैरी द पेपर क्रोमेटोग्राफी। मूविंग टुवर्ड द अपरेटस, इसमें बेसिकली होता क्या है अब हम लोग ये देखते हैं। इसका अपरेटस हम लोग देखें तो इसमें हम लोग एक वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, साथ ये जो है ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक यूज़ करते हैं। नीचे हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे वाटर लिया हुआ है हम लोग सॉल्वेंट, यूजुअली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस। ठीक है, उसके अंदर अच्छा हम लोग स्टार्ट से लेते हैं कि हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर का यूजुअली जो है ना एक फिल्टर पेपर लेते हैं। ठीक है, अब उसका 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, अब वो उसको नीचे से ना तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर तक की जो ना डिस्टेंस से हम लोग लेड पेंसिल जो है ना उससे एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब वो लाइन मार्क करने के बाद उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट स्पॉट्स लगाते हैं ऑफ कंपाउंड्स जिनको हम लोगों ने सेपरेट करना होता है। उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए लाइक उसको कोई मार्क कोई नेम दे दें, लाइक ए है, बी है, कुछ भी। उसके अलावा साथ हम लोग जो है ना वो कोई ना कोई जो नॉन सब्सटेंस होती है ना उसको भी स्पॉट कर लेते हैं ताकि हम लोग उसको कंपेयर करके उसकी आइडेंटिफिकेशन करें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो फिल्टर पेपर है इसको अपने क्रोमेटोग्राफी के अंदर सस्पेंड कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी टैंक जो होता है ना उसके अंदर हमारे पास नीचे क्या मौजूद होती है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज यूजुअली हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उनका और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सॉल्वेंट्स का मिक्सचर भी बना के हम लोग ऐसा मोबाइल फेस को यूज़ करते हैं। तो इस फिल्टर पेपर को जो है ना इसके अंदर हम लोग सस्पेंड कर देते हैं, टैंक को कवर कर देते हैं, और फिर जो इसको सस्पेंड करने के बाद अब वो जो मोबाइल फेज है या सॉल्वेंट है वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर मूव करती है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये असेंड, इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं वो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमारा फिल्टर पेपर अबाउट
लाइक 3/4 तक जो है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, डिस्टेंस कवर कर लेता है फिल्टर पेपर के ऊपर सॉल्वेंट। तो फिर हम लोग फिल्टर पेपर को निकालते हैं, फिल्टर पेपर को निकालने के बाद उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया होता है हमारी मोबाइल फेस ने, वहाँ तक हम लोग लाइन मार्क कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस जब स्पॉट से लेके ओरिजिनल स्पॉट से लेके जितना डिस्टेंस हमारे सॉल्वेंट ने या मोबाइल फेस ने कवर किया है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। जितना डिस्टेंस हमारे ओरिजिनल स्पॉट से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस मोबाइल फेस ने कवर किया है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। और उसके बाद डिफरेंट जो स्पॉट्स, अगर ये देखें यहाँ पे, अगर देखें आप लोग डिफरेंट स्पॉट्स आए हुए हैं, अब इनका भी हम लोग डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, और फिर आगे हम लोग इसकी फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्वेंट फ्रंट, और ये जो हो गया डिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट जिसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। आगे देखते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ वैल्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब क्रोमेटोग्राफी हमने रन कर लिया, जो क्रोमेटोग्राम आ गया, डिस्टेंस में कर लिया, उसके बाद हम लोग निकालते हैं रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू। यहाँ पे आरएफ वैल्यू निकालते हैं। आरएफ वैल्यू जो है इट्स अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। ये जो कंपोनेंट जिसको हम लोग ने सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिनको जो मिक्सचर हम लोग आइडेंटिफाई वगैरह कर रहे हैं जिसको, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, लाइक सॉल्यूट भी कह सकते हैं हम लोग, टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। जो सॉल्वेंट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्वेंट फ्रंट। अभी मैंने बताया था इसको हम लोग सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं। जो आरएफ वैल्यू इट्स डायमेंशनलेस जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये रेशियो है तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, अब ये हम लोग आरएफ वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी हमारा कंपोनेंट है उसकी लेट से 0.4 निकल है, 0.4 या 0.6, कोई भी जो आरएफ वैल्यू निकल आई है, अब हम लोग उस वैल्यू को अपने लिटरेचर के साथ कंपेयर करके तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे जो मिक्सचर है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम लोग क्रोमेटोग्राफी को जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी सेपरेशन के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, उनकी आइसोलेशन के लिए या फिर उनके प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं फॉर बोथ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर्पज। लास्ट वन के हम लोग क्रोमेटोग्राफी जो है ना उसको डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस है तो हम लोग उसको देख सकते हैं कि वेदर इट्स अ प्योर और नॉट, उसको उसकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या उसके अंदर कोई और इम्प्योरिटी तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर डिफरेंट कंपोनेंट से कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो वो डेफिनेटली डिफरेंट आरएफ वैल्यू देगी। सो इसलिए इस तरह से हम लोग क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल and share it with your fellows. Thank you so much.